नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। 31 अक्टूबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मेजर रॉलिंग नाओ बॉब खथिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। अब ऐसे में यह प्रश्न प्रासंगिक होता है कि मेजर रॉलिंग नाओ बॉब खथिंग थे कौन और इतने वर्षों के बाद इनके नाम को रेखांकित किया जा रहा है, चर्चा में ये आया है, तो इनके विषय में हम जानेंगे। ये कौन से ऐसे गुमनाम नायक हैं जिनको फिर से जिनके नाम पर इस संग्रहालय का नाम रख के इनकी वीरता को याद किया जा रहा है, तो इस संग्रहालय को के साथ साथ इस पक्ष को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा के बिंदुओं की बात कर लें, चर्चा के पक्ष की बात कर लें। तो खबर की बात करने के बाद हम ये चर्चा में क्यों है इनको देखेंगे। वास्तव में जिनके नाम पर इस संग्रहालय का नामकरण हुआ उनको जानेंगे कि बॉब खथिंग थे कौन और क्या उनका योगदान था, किन योगदान की वजह से इनके नाम पे संग्रहालय का नामकरण किया गया। इनकी सेवा उपलब्धियां और तवांग अभियान में इनके योगदान को देखेंगे। युद्ध समाप्ति के बाद इनके कार्यों पर नजर डालने के साथ साथ आपको अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पे छोड़ेंगे ताकि आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दे सके। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच के नए बैच की शुरुआत करोल बाग में 13 नवंबर से हो रही है दोपहर 3 बजे। वहीं पर इंदौर शाखा में 11 नवंबर से शाम 6:15 बजे से इस बैच का प्रारंभ हो रहा है। बात सबसे पहले खबर की करते हैं। तो खबर क्या है? तो खबर है बॉब खथिंग म्यूजियम ऑफ लॉर इनॉग्रेटेड, हु वाज ही, हिज रोल इन इंटीग्रेटिंग तवांग इनटू इंडिया। अब तवांग में जो भी कार्य इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया उसको ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर इस संग्रहालय का नामकरण हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेजर रॉलिंग नाओ बॉब खथिंग वीरता संग्रहालय इसका नाम रखा गया है और राजनाथ सिंह जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया गया। अब 31 अक्टूबर आप जानते हैं कि एक अन्य कारण से भी जाना जाता है। 31 अक्टूबर को हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। तो इसी अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इसको भी आप याद रखेंगे। एक अन्य कथन के तौर पर भी ये तथ्य इस एपिसोड के साथ इस कथन से संबंधित किसी एक कथन को बना के दूसरा कथन यह भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इसका उद्घाटन किया गया। इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा, उस कारण को भी समझेंगे, अन्य पक्षों को भी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बॉब खथिंग थे कौन। संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ इनके योगदान पर हम आएंगे। तो देखिए, इनका पूरा नाम क्या था? रॉलिंग नाओ बॉब खथिंग इनका पूरा नाम था। और इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मणिपुर में। देखिए, 28 फरवरी 1912 को उखरुल जिला है मणिपुर में, वहां पर तंगहुल नागा समुदाय में इनका जन्म हुआ था। तो इनका संबंध एक जनजातीय समुदाय से है, नागा समुदाय से है, तो यह भी याद रखना है आपको। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, वहां से शुरुआत होती है। जॉनस्टोन हाई स्कूल से, उसके बाद शिलोंग से मैट्रिक करते हैं, फिर गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से अपनी आगे की शिक्षा अपनी जारी रखते हैं। आगे देखें तो प्रारंभिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? तो उखरुल हाई स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर इनकी शुरुआत होती है, इनके करियर की शुरुआत होती है। तो एक अध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते करते बाद में ये कैसे सैन्य सेवा में जाते हैं, इसको भी आप देखें। फिर असम के दरंग जिले में इन्होंने हरसिंघा में एक स्कूल की भी स्थापना की। स्कूल शिक्षा जगत में भी इनका योगदान है। साथ ही साथ सेना में कैसे प्रवेश हुआ? तो 1939 का वो समय था, ये समय था द्वितीय विश्व युद्ध का। इस समय क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही एक अधिकारी के रूप में इनको आपातकालीन कमीशन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सेना का सफर, इनका सैन्य सफर की शुरुआत होती है और सेवा में इनकी उपलब्धियां और तवांग अभियान पर अब हम धीरे धीरे पहुंचते हैं। वास्तव में क्यों तवांग में ही इसका उद्घाटन, वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, रेजिमेंट और कमीशन की बात करें तो 911 हैदराबाद, जो 911 हैदराबाद रेजिमेंट है, उससे इनकी शुरुआत हुई। इस रेजिमेंट के ये हिस्सा बने, जिसको वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट में के रूप में जाना जाता है। यहां पर ये कमीशन हुए। कमीशन एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत अधिकारी की नियुक्ति होती है सेना में। तो यहां पर ये 911 हैदराबाद रेजिमेंट, जो वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट है, उसके हिस्सेदार बनते हैं। और 1942 में ये शिलांग में असम रेजिमेंट में फिर से ट्रांसफर हो जाता है इनका, असम रेजिमेंट के ये साथ जुड़ जाते हैं। फिर विश्व युद्ध में इनका योगदान क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये एक विक्टर फोर्स थी। विक्टर फोर्स क्या थी? तो ब्रिटेन के द्वारा एक प्रकार की फोर्स बनाई गई थी और ये गुरिल्ला वार करती थी। गुरिल्ला वार आप जानते हैं कि छुप के वार करना, अपने आप को ऐसे दुर्गम स्थलों में छुपा लेने की कला में ये निपुण होते थे, जैसा कि शिवाजी के समय आपने देखा होगा। तो गुरिल्ला वार में ये निपुण होती थी विक्टर फोर्स, और इस फोर्स से, इस संगठन से ये जुड़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में और जापान के खिलाफ काफी सक्रिय रहते हैं। ब्रिटेन की ये गुरिल्ला वार में निपुण विक्टर फोर्स थी। इसी के बाद
इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो बर्मा और भारत का मार्ग है वहां पर जापानियों से लड़ाई करना और उनको उनको मतलब परास्त करना। इसी प्रकार की एक अन्य फोर्स थी जो कि वो भी गुरिल्ला वार में ही निपुण थी, उसका नाम था सैनकोल, ये भी ब्रिटेन के द्वारा ही बनाई गई थी। उसके भी ये सलाहकार के रूप में नियुक्त होते हैं, वहां भी ये अपना योगदान देते हैं और जापानी सैनिकों पर नजर रखने और दक्षिण पूर्व की तरफ जापानी सैनिक भाग ना पाए उसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर सलाह देने का काम करते हैं। तो यहां ये इनकी सैन्य सफर की शुरुआत थी। इसके बाद इनके योगदान को देखते हुए इन्हें कई प्रकार के पुरस्कार भी दिए गए। ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य का सम्मान मिला इनको। बर्मा और भारत में जापानियों के खिलाफ जो नागा समर्थन जुटाने में इन्होंने भूमिका निभाई, उस भूमिका को देखते हुए मिलिट्री क्रॉस भी एक सम्मान मिलता है, वो भी उससे भी सम्मानित किया गया। कर्तव्य से परे बहादुरी का प्रदर्शन इन्होंने किया, उस बात को देखते हैं के साथ साथ फिर खतिंग ने जो स्थानीय नागा आबादी है वहां से जानकारी जुटाई और उसके हिसाब से उनके साथ तारतम्य बैठाकर जापानियों के खिलाफ लड़ाई की भावना के लिए उनको तैयार किया। इस बात के लिए उन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और देखेंगे कि सिर्फ उन्होंने सलाहकार के रूप में ही अपनी भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वो सक्रिय भागीदारी के मार्फत भी, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिए गए। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जो बाब खतिंग का तवांग अभियान है जिसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले आप तवांग की स्थिति देख लें तो तवांग ये अरुणाचल प्रदेश का मैप आप देख रहे हैं, यहां पर तवांग की स्थिति है और इसके ठीक ऊपर आप देख रहे हैं ये तिब्बत का हिस्सा शुरू होता है। अब यहां पर आपको याद होगा कि जब 1949 का वो समय था जब चीन में नई सरकार बनती है, कम्युनिस्ट सरकार होती है, और वो जो तिब्बत था उस तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा मानते थे और तिब्बत में वो अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसी कंडीशन में तिब्बत आप जानते हैं कि एक उच्च भूमि पर स्थित जगह है, उसको एशिया की छत भी कहा जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर चीन तिब्बत पर अपना कंट्रोल कर लेता तो चीन को हम कह सकते हैं कि सामरिक लाभ मिल जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए 1950 में आप देखेंगे कि तिब्बत में चीनी प्रभाव बढ़ना शुरू होता है और पीएलए अर्थात जो चीन की सेना थी वो वहां पर धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू करती है और चामडो जो कि तिब्बत का पूर्वी हिस्सा था वहां से प्रवेश करना शुरू करती है और 1951 तक आते आते मई 1951 तक तिब्बत को वो अपने पूरे प्रभाव में ले लेती है। अब इसकी वजह से भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र था जो तिब्बत के आसपास था वहां पर तवांग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि इस क्षेत्र पर भारत को ठीक ढंग से कंट्रोल करना आवश्यक था। अब आप जानते हैं कि उस समय तवांग जो जहां पर स्थित था वो नेफा उसको कहते थे, अरुणाचल प्रदेश तब नहीं था, तब नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी थी उसके एक विशेष संरक्षित क्षेत्र के तौर पर तवांग की स्थिति थी और तवांग को पर अब अपनी पकड़ बनाना भारत के लिए यहां पर आवश्यक हो गया था और उस कार्य के लिए चुना गया इनको। इसी वजह से इनकी पृष्ठभूमि को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जब 1951 में चीन के तिब्बत में घुसपैठ की जो संभावना है उसको भारत ने पहले ही भांप लिया और उसके लिए तवांग के क्षेत्र को सुरक्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यहां पर मेजर बाब खतिंग को यह कार्य सौंपा गया कि वो भारतीय सीमांत प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं, उनको पर्याप्त अनुभव भी है इस क्षेत्र का। अब वो यहां पर जाएं, यहां के लोगों से संवाद स्थापित करें और साथ साथ अन्य वहां पे और भी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों की अगर आप बात करेंगे तो एक तो कठिन भौगोलिक परिस्थिति थी तवांग की, वहां पर पहाड़ी स्थिति थी, पहाड़ थे, ठंड बहुत ज्यादा थी, साथ साथ वहां पर अन्य भी ऐसी परिस्थितियां थी कि बहुत आसान कंडीशन नहीं थी। साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी स्थानीय विश्वास को जीतना, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो पारंपरिक और सांस्कृतिक उनकी अपनी मान्यताएं थी और बाहरी लोगों को वो संदेह के दृष्टिकोण से देखते थे। तो ऐसी दशा में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनसे संवाद भी कर सके, वहां की भाषा से भी वाकिफ हो, उनसे घुल मिलकर उनको संवाद के साथ साथ ये भरोसा दिला सके कि उनके हितों की रक्षा आगे की जाएगी। इस कार्य के लिए चुना गया मेजर बाब खतिंग को और उन्होंने इस भूमिका को ठीक से निभाया भी। तवांग की अगर बात करें तो देखिए सांस्कृतिक रूप से भी वहां पर तवांग मठ जो है वहां पर बौद्ध परंपरा जो तिब्बती बौद्ध परंपरा है उसका काफी प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही भारत से अगर कहें ऐतिहासिक किसी संबंध की बात करें तो ऐसा कोई ऐतिहासिक संबंध उस क्षेत्र का नहीं था। तो ऐसे में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि अगर वहां पर भारत को अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो उसके लिए सबसे जरूरी था इस क्षेत्र में लोगों से बेहतर संवाद स्थापित करने के बाद भारत के द्वारा जो भी नियम कानून प्रशासनिक संरचना तैयार की जाएगी उसको स्थानीय स्तर पर इंप्लीमेंट करने के लिए वहां पर संवाद, भरोसा और साथ साथ उनके हितों की रक्षा का आश्वासन देने के साथ तभी यहां पर पकड़ मजबूत बनाई जा सकती थी। तो इस कार्य को बाब खतिंग ने बहुत कुशलता पूर्वक किया
और असम के गवर्नर जयराम दास दौलत राम द्वारा तवांग पर कब्जा करने का कार्य इनको सौंपा गया। कब्जा नहीं कह सकते हैं, तवांग पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने का कार्य सौंपा गया और अभियान की शुरुआत हुई 17 जनवरी 1951 को, जब असम के चारदुआर के लोखरा कैंप से इसकी शुरुआत हुई और असम राइफल्स के जवानों के साथ तवांग के लिए इस अभियान पर निकले और बाब खथिंग ने इस कार्य को बहुत ही निपुणता से किया। अब चुनौतियां तमाम थी, चाहे वो वहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हो, चाहे स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करके उनके विश्वास को जीतना हो, या भारतीय प्रशासन के तहत उनको लाना हो। साथ ही साथ अब देखिए 14 फरवरी 1951 को आप देखेंगे खथिंग ने भारतीय झंडा वहां पर फहराया, भारत की उपस्थिति को दर्ज किया और ये बात जो पड़ोसी मुल्क जहां तिब्बत पर चीन का प्रभाव बढ़ा, आगे देखेंगे आप कि मई 1951 तक 17 सूत्री कार्यक्रम भी के तहत तिब्बत के साथ चीन ने तिब्बत पर अपना पूरा प्रभाव कायम कर लिया था, जो कि भारत ने संभावना पहले ही व्यक्त करते हुए तवांग की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे और अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो इस कार्य को करने में खथिंग ने काफी बड़ी भूमिका निभाई और भारतीय प्रशासन के अधीन इस क्षेत्र को लाने में इनके योगदान के तहत ही इनको आज याद किया जा रहा है और इसी वीरता के लिए इनके नाम पर इस संग्रहालय का नाम रखा गया है। अब वहां पर इन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अगर भारतीय प्रशासन कोई भी नियम बनाता है तो उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए वहां के लोकल जो प्रशासनिक संरचना थी उसका सपोर्ट मिलना आवश्यक था। उसके लिए इन्होंने प्रत्येक गांव में गांव बुरा क्या था, तो गांव के बुजुर्ग नियुक्त किए गए जो कि स्थानीय लोगों को ये बात समझा सकें कि ये आपके हित में है, ये जो भी कदम उठाए जा रहे हैं आपके हितों की रक्षा के तहत उठाए जा रहे हैं। तो इस बात के तहत यहां पर जो प्रशासनिक संरचना एस्टेब्लिश की गई उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था और 3 से 10 गांवों के समूह के लिए पारंपरिक एक प्रथा थी जिसमें गांव बुरा नियुक्त किए जाते थे। अब देखिए इस पूरी घटना का ऐतिहासिक महत्व पर एक इतिहासकार क्लॉड अर्पी ने इसका उल्लेख करते हुए बताया है कि जो खथिंग द्वारा तवांग पर नियंत्रण करने के कुछ ही महीने बाद दिखाई दिया, जो चीन की जो मुक्ति सेना थी वो सितंबर 1951 तक लासा तक पहुंच गई, अर्थात तिब्बत की जो कैपिटल हम कहते हैं लासा, वहां तक पहुंच गई थी। अब देखिए यहां पर जिस संभावना को पहले व्यक्त करते हुए जिस कार्य के लिए इनको सौंपा गया वो काम आगे दिखाई दिया। तो इस बात का ऐतिहासिक महत्व इसी बात से प्रमाणित होता है कि जो संदेह था आगे चलकर वो सामने आता है, जिससे उनके जो अभियान है उसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 1950 के बाद 1962 में भारत चीन का जो संघर्ष हुआ उसमें नेफा पर हमला किया गया। 1972 में फिर अरुणाचल प्रदेश इसका नाम रखने के साथ साथ इसको यूटी का दर्जा दिया गया था और 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारत के 24वें राज्य के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो ये इनके द्वारा किए गए कार्य थे। ये कार्य कठिन इसलिए भी थे क्योंकि तवांग जो ऐसी भौगोलिक कंडीशन थी, वहां पर एक चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियां तो थी ही, साथ साथ सांस्कृतिक रूप से जो चुनौती थी उससे निपटना था। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वो सांस्कृतिक रूप से भारत के साथ अपने को बहुत कनेक्ट नहीं करते थे। तो इस कार्य को देखते हुए उनके जो वीरतापूर्ण इस कार्य की वजह से ही याद करते हुए आज इस संग्रहालय का नामकरण इनके नाम पर रखा गया और इनको लगभग 73 वर्षों बाद ये सम्मान देने का कार्य किया गया है। तो गुमनाम जो हीरो हैं, ऐसे गुमनाम हीरो जिनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला, यथोचित स्थान नहीं मिला, उनको स्थान देने का काम ये किया गया। तो ये इनका योगदान है जो अविस्मरणीय है, इसको याद रखा जाएगा। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपके जिम्मे छोड़ते हैं कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देने की। बाब खथिंग संग्रहालय का उद्घाटन किस दिन हुआ था? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 26 जनवरी? तो उम्मीद है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।